हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सुजीत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क में। आज हम देखने जा रहे हैं बीपीएससी एईडीओ प्रैक्टिस सेट 12 को, जो कि खान ग्लोबल स्टडीज से लिया गया है। यदि आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से आप तक वीडियो पहुँच सके। चलिए अब हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत के जल विद्युत विभव काफ़ी अधिक है, परंतु इसका विकास इसके पूर्ण परिमाण में नहीं किया गया है। इसकी मुख्य बाधा यह है। आपको बताना है कि आखिर भारत की जो क्षमता है जल विद्युत उत्पादन की, इसका अब तक पूर्ण दोहन क्यों नहीं किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत की कुल जल विद्युत क्षमता अर्थात भारत के जल विद्युत उत्पादन करने की जो पोटेंशियल है वह 442.85 गीगावाट है, जबकि भारत में वर्तमान में जो जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है वह है 46.92 गीगावाट अर्थात 47 गीगावाट, जो कि लगभग 10% है। जाहिर सी बात है, इसकी क्षमता से काफ़ी कम है। तो आखिर इसका रीज़न क्या है? रीज़न बताना है, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ वर्षा मानसूनी होती है अर्थात वर्षा ऋतुकालिक होती है। जल भंडारण की क्षमता पर्याप्त नहीं है, तो इस तरह हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। वर्षा ऋतुकालिक होता है और जल भंडारण के लिए महंगे जलाशय की आवश्यकता होती है और भारत में इसकी कमी है, जिसके कारण भारत अपनी पूर्ण जल विद्युत क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? कोडरमा जो कि झारखंड में है, यह अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बागानी फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल शामिल हैं? बागानी कृषि, तो बागानी फसलें ऐसी फसलें होती है जो विशेष रूप से बागवानी के लिए उगाई जाती है। इसमें चाय, कॉफ़ी, रबर ऐसी फसलें शामिल होती है। इस तरह हम देखें तो चाय एक बागानी फसल है, कॉफ़ी बागानी फसल है, रबर बागानी फसल है, दाल बागानी कृषि में नहीं आती है। इस तरह हमारा ऑप्शन 1, 2 एंड 4 ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित का परिणाम है। जनसंख्या में बच्चों के एक बड़े हिस्से होने के क्या कारण हैं? तो ऑप्शन है उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जीवन प्रत्याशा और उपयुक्त में से एक से अधिक। उच्च जन्म दर होने के कारण भारत में बच्चों का एक बड़ा हिस्सा है। ऑप्शन ए करेक्ट है, उच्च जन्म दर। रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? रेड डाटा बुक IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है। IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन बी करेक्ट है। IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों का अध्ययन करें। मैंग्रोव स्थल, भारत में कौन कौन से मैंग्रोव स्थल हैं? ऑप्शन देखें तो भितरकनिका जो कि उड़ीसा में है, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। पिच्चावरम जो कि तमिलनाडु में है, यह भारत का एक महत्वपूर्ण मैंग्रोव वन है। इसके बाद हम देखें तो कुंडापुर, यह मैंग्रोव स्थल नहीं है। तो इस तरह ऑप्शन बी 1 और 2 अर्थात भितरकनिका और पिच्चावरम भारत के मैंग्रोव स्थल हैं। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी में आमतौर पर फास्फोरस अधिक व पोटास कम होता है। जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस अधिक होते हैं और पोटास भी अधिक होते हैं, तो कम लिखा है, तो ऑप्शन ए आपका गलत है। जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस और पोटास दोनों की अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पूर्वी तट के डेल्टा एवं नदी घाटियों में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो यह पूर्वी तट के डेल्टा व नदी घाटियों में पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ है, यह भी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट है। नेक्स्ट,
विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित एक शहर है। आंध्र प्रदेश में स्थित एक शहर है जो कि कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इस तरह ऑप्शन ए करेक्ट है, कृष्णा नदी। नेक्स्ट है, पश्चिम की ओर वेस्टवार्ड प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी है? नर्मदा व ताप्ती दक्षिण भारत की वैसी नदियों में शामिल है जिसका प्रवाह पश्चिम की ओर है, अर्थात ये अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा व ताप्ती ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, कब लकाद्वीप मिनिकॉय एमिन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया? लकाद्वीप मिनिकॉय और एमिन द्वीप इसका नाम 1973 ईस्वी में बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है। बाल्टोरो हिमनद कहाँ अवस्थित है? तो यह काराकोरम रेंज में अवस्थित है जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में है। काराकोरम ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में संविधान संशोधन दिया गया है और यह किससे संबंधित है? यह सूची 2 में दिया गया है। इसे आप मिलान करें और साथ ही साथ यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल याद कर लेंगे। तो 101वां संशोधन किससे संबंधित है? यह जीएसटी से संबंधित है। तो 1 का 3 वस्तु एवं सेवा कर लागू करने से संबंधित है 101वां संशोधन। फिर 102वां संशोधन किससे संबंधित है? यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को अर्थात ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। तो दूसरा का चौथा 102वां संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। 103वां संशोधन किससे संबंधित है? यह ईडब्ल्यूएस अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित है। तो 3 का 2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, अधिकतम आरक्षण 10% लागू। और 104वां संशोधन किससे संबंधित है? यह आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व को समाप्त किया गया है लोकसभा में। तो 4 का 1। इस तरह हम देखें तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 1 का 3, 2 का 4, 3 का 2 एंड 4 का 1। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से जनवरी 2029 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? जनवरी 2019 तक की यदि हम बात करें तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो लोकसभा में 84 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मूल अधिकार बना दिया गया? तो भारत में 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को उनका मूल अधिकार बना दिया गया। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा है बोडो एवं डोगरी, उड़िया एवं सिंधी, नेपाली, संथाली। ये सभी ऐसी भाषाएं हैं जो कि भारत की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ? भारत में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण जो है वह 1991 के पश्चात प्रारंभ हुआ। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड वृद्ध व गरीब लोगों के लिए जो 65 वर्ष से अधिक के हों इनके लिए है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। यह योजना 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को शुरू हुई थी, इस बात को भी आप याद रखेंगे। और यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न का मिलान करें। योजनाएं हैं और यह किस वर्ष से संबंधित है? प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से
1956, 1 का 2। आपको इसे भी याद रखना चाहिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं किस मॉडल पर आधारित थी। तो यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल। और इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य ध्यान जो है कृषि क्षेत्र पर दिया गया था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है वार्षिक योजनाएं। वार्षिक योजनाएं 1966 से 1969। 2 का 1। वार्षिक योजनाएं जब तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं विफल हो गई थी, भारत पाक युद्ध हो गया, सूखा हो गया, इनके कारण योजना अवकाश लिया गया था। तो वार्षिक योजनाएं 1966 से 69 तक चली थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाएं 1969 से 1974, अर्थात 3 का 4। और रोलिंग प्लान 1978 से 1979। इस तरह हम देखें कि 1 का 2 सभी में है। फिर 2 का 1, 2 का 1 सी, ऑप्शन सी तक हम पहुंच गए। इस तरह ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी करेक्ट है। और यह पुस्तक उन्होंने 1949 ईस्वी में लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने गांधी जी के बिहार से संबंधित अनुभवों को लिखा है। नेक्स्ट है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, नाई धोबी बंद आंदोलन जो है सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो कि 1919 में किसानों द्वारा चलाया गया था। और कहाँ चलाया गया था? प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इस तरह ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रतापगढ़ जिले अवध प्रांत के अंतर्गत आता था। और इसमें पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, गौरीशंकर मिश्रा, इन्होंने किसानों के लिए एक किसान सभा का गठन किया था जो कि 1918 में किया गया था। और इनके द्वारा नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से था? स्वराज पार्टी CR दास से संबंधित है जो कि उन्होंने 1 जनवरी 1923 को CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, CR दास। इसके अध्यक्ष CR दास थे और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से कथन ए और दूसरा कथन आर दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था और इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। तो ये दोनों ही कथन सही है। कथन ए सही है और आर भी, दोनों ही सही है, लेकिन यह इसकी व्याख्या नहीं करता है। इस तरह ऑप्शन बी करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है परंतु इसकी व्याख्या नहीं करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत छोड़ो आंदोलन से दूरी बनाई थी क्योंकि उनकी राजनीतिक रणनीतियां और विचारधारा उस समय इस आंदोलन से मेल नहीं खा रहे थे। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने, ताकि अधिक से अधिक भारतीय जो इस आंदोलन में शामिल हो सके। तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था और इसीलिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम स्टेटमेंट को देखते हैं। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, यह कथन सही है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, यह भी कथन सही है।
जो कि उन्होंने 1916 में दिया था। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह कथन भी सही है। 1921 में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, यह कथन सही नहीं, आपसे नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पटना बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर में हुआ था। इस तरह ऑप्शन बी करेक्ट है, पटना। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? इनकी अध्यक्षता R.N. मुठालकर द्वारा की गई थी। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो 1857 के बाद भारतीय फौज के नवगठन से कौन से आयोग संबंधित है? तो पील आयोग। पील आयोग का गठन जो है ब्रिटिश सरकार ने किया था, ताकि जो है 1857 के विद्रोह से उपजी परिस्थितियों में भारतीय फौज का पुनर्गठन किया जा सके। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हैं उनका नाम है? स्वामी दयानंद के द्वारा लिखी गई बुक है सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन डी करेक्ट है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। और यह किस भाषा में की गई थी, यह प्रश्न भी बनता है। तो इसकी रचना हिंदी भाषा में की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से प्रकाशित होने वाले अखबार कौन कौन से थे? तो पटना से प्रकाशित होने वाले अखबार इस ऑप्शन में हम देखें तो इंडियन नेशन नामक अखबार जो है पटना से प्रकाशित होता था। और कब से इसका प्रकाशन होना प्रारंभ हुआ था? 1931 ईस्वी से दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह द्वारा इंडियन नेशन नामक अखबार प्रारंभ किया गया था। और यह स्वतंत्र राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन 1932 में बंद कर दिया गया और 1943 में पुनः शुरू हुआ था। तो अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 29 को। औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे की स्थापना भारत से संसाधनों का दोहन करने के लिए किया गया था। और इससे क्या हुआ कि भारत में आयात को बढ़ावा दिया गया और वह आयातित सामान दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाया गया। इससे भारत में आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में भारत के जो घरेलू उद्योग थे उनके विकास में बाधा डाली गई और स्थानीय उद्योग कमज़ोर हो गए। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। नेक्स्ट है इनमें से किसे भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। और लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। उस समय इसे मुकामी बोर्ड कहा जाता था, मुकामी बोर्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? ब्रिटिश शासन के दौरान अंधाधुंध तरीके से भारत में जो है वनों की कटाई की गई। और यह कटाई क्यों की गई? ताकि खेती की मांग को पूरा किया जा सके। रेलवे के लिए जो स्लीपर है तख्त जिस पे पहले बिछाते थे उसकी मांग को पूरी किया जा सके। बागान का उत्पादन, चाय या कॉफ़ी के लिए बागान लगाया जा सके। तो इस तरीके से हम देखें तो रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। ऑप्शन ए भी करेक्ट है। नियोजित वनों की मांग को पूरा करना, चाय व कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना, यह भी करेक्ट है। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, यह भी सही है। तो इस तरह ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। नेक्स्ट है
13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो किससे युद्ध किया था? तो 13वीं शताब्दी में गियासुद्दीन ने तिरहुत के राजा से युद्ध किया था, और उस समय तिरहुत के राजा थे हरि सिंह देव। हरि सिंह देव से उसने युद्ध किया था। और हरि सिंह देव किस राजवंश से थे? तो कर्नाट राजवंश से थे। कर्नाट राजवंश, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। और इसमें तुर्की सेना ने अर्थात गियासुद्दीन ने तिरहुत की जो राजधानी थी सियारावगढ़, उस पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है दीन इलाही अकबर की मूर्खता का एक बहुत बड़ा कार्य था, ना कि उसकी बुद्धिमत्ता का। यह किसने लिखा? अर्थात यह कथन किसका है कि दीन इलाही जो है वह अकबर की बुद्धिमत्ता का नहीं वरन उसकी मूर्खता का परिचायक था। यह कथन है वी.ए. स्मिथ का। वी.ए. स्मिथ ने दीन इलाही धर्म के बारे में ऐसा लिखा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख किसमें नहीं किया गया, देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यह मिलान सही है। पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, नहीं 1556 ईस्वी में हुआ था, और यह अकबर व हेमू के बीच हुआ था। तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। इस तरह हमारे लिए ऑप्शन बी सही है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। यह कथन भी सही है। नेक्स्ट है किस सुल्तान के अधीन नाइब ममलिकात का नया पद सृजित किया गया था? तो नाइब ममलिकात का नया पद जो है बहराम शाह के समय शुरू किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का क्रमिक पतन किस काल की विशेषता थी? उत्तर गुप्त काल की विशेषता थी। अब उत्तर गुप्त नहीं है तो ऑप्शन ए गुप्त काल सही होगा। नेक्स्ट है नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान नालंदा आया था। पहले के दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी? नवरोज की शुरुआत जो है बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु व झेलम नदी के बीच अवस्थित है, और वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 40 को। मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था? तो मौर्य शासन काल के दौरान आषाढ़ माह से। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 45 को। पुरातत्वविदों द्वारा नया किलेबंद हड़प्पा स्थल की खोज कहाँ की गई? तो नया किलेबंद हड़प्पा स्थल जो है मोरोधारो है। मोरोधारो की खोज की गई। तो मोरोधारो कहाँ पर है? मोरोधारो गुजरात में स्थित है। यह एक नया किलाबंद हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट है एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिले हैं? तो विशाल सार्वजनिक स्नानागार कहाँ से मिले हैं? तो यह मोहनजोदारो से मिला है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक दर्शन द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट है, और इसके प्रतिपादक थे ऋषि कनाड। कनाड द्वारा वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन हुआ था, जिससे परमाणु सिद्धांत भी निकलते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किन जिलों में 5% से कम शहरीकरण है?
तो 2011 की जनगणना के अनुसार 5% से कम शहरीकरण वाले जिले हैं कैमूर व समस्तीपुर। कैमूर व समस्तीपुर 5% से भी कम शहरीकरण इनका हुआ है। यदि हम देखें तो कैमूर का शहरीकरण लगभग 4.03% हुआ है, जबकि समस्तीपुर का शहरीकरण मात्र 3.47% हुआ है। कैमूर का 4.03। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, कैमूर व समस्तीपुर। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है। तो छोटा नागपुर पठार जो कि वर्तमान में झारखंड में स्थित है, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में चावल मक्का उगाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ की चोटी है। चावल व मक्का, अब एक और दो तो है नहीं, तो केवल एक चावल सही है। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया। त्रिवेणी नहर बिहार में नहर सिंचाई का एक प्रमुख साधन है और इसका निर्माण जो है गंडक नदी पर किया गया है। RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। तो RL सिंह के अनुसार बिहार जो है उपार संक्रमणकालीन जलवायु प्रदेश में आता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। उपार संक्रमणकालीन जलवायु प्रदेश का मतलब है यहाँ ना तो बहुत अधिक गर्मी होती है ना ही बहुत अधिक सर्दी, लेकिन दोनों ही मौसम के तापमान में काफ़ी अंतर होता है। इस तरह ऑप्शन बी करेक्ट है, उपार संक्रमणकालीन। नेक्स्ट है मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र किसका एक भाग है। यह दक्षिण का पहाड़ी भाग है। यह छोटा नागपुर पठार का ही विस्तारित क्षेत्र है जिसमें पहाड़ियाँ, पठार, उबड़ खाबड़ इलाके पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, दक्षिण का पठारी भाग। नेक्स्ट, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है। तो कौशल व उद्यमिता विकास, इस मंत्रालय की स्थापना जो है 2021-22 के बजट में के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है। तो जाहिर सी बात है बिहार सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, तुलनात्मक मापक की विशेषताएं हैं। तुलनात्मक मापक की क्या विशेषताएं हैं। तो यह एक या ऑप्शन को देखें तो यह दो से अधिक सरल मापकों का संयोग होता है। यह कथन सही है। प्रत्येक सरल मापक भिन्न भिन्न मापक इकाइयों की प्रणालियों प्रत्येक सरल मापक भिन्न भिन्न मापन इकाइयों की प्रणालियों को दर्शाता है। यह भी सही है। सभी सरल वस्तुओं का मापक सभी सरल मापकों का प्रदर्शक भिन्न भिन्न होता है। यह भी कथन सही है। तो इस तरह एक से अधिक ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। अर्थात वस्तु का जो विस्थापन है वह समय तथा टाइम के वर्ग का समानुपाती है, तो वस्तु की गति क्या होगी। तो वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है, एक समान त्वरण से, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है। तो नेत्रदान में कॉर्निया के हिस्से को ही प्रतिरूपित किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चार्जिंग RC सर्किट में विद्युत धारा I = I नॉट e⁻t RC द्वारा दी जाती है। यहाँ I RC सर्किट के स्थिर पैरामीटर है और t समय है। t = 0 पर धारा प्रतिवर्तन की दर है, तो इसमें I0/RC करेक्ट है। नेक्स्ट है विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। तो सबसे अच्छा उपाय है कि फ्यूज का उपयोग करना चाहिए ताकि जो है शॉर्ट सर्किट ना हो, अर्थात लघु पतन से विद्युत उपकरण सुरक्षित रहें। इनमें से कौन कॉलाइड नहीं है। कॉलाइड का कौन सा उदाहरण नहीं है। इनमें से जो है शहद कॉलाइड का उदाहरण नहीं है, बाकी दूध, खून, आइसक्रीम ये सभी कॉलाइड के उदाहरण हैं। हम कॉलाइडी वैसे मिश्रण को कहते हैं
जिसमें कि दो या उससे अधिक मिश्रण को कोलाइडी कहते हैं, जिसमें पदार्थ छोटे छोटे कणों में बंट जाता है और दूसरे पदार्थों में इस तरह फैल जाता है। तो ऐसे कणों को हम कोलाइडी कण कहते हैं, जैसे दूध, खून, आइसक्रीम, गोंद, जेली, स्याही, धुआं, रूबी ग्लास, ये सब कोलाइडी के उदाहरण हैं। जबकि सिरका, क्लोरोफिल, शहद, ये सभी कोलाइडी के विलियन नहीं है। नेक्स्ट है, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो परमाणु के लिए जे थॉमसन द्वारा 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज करने के बाद परमाणु की संरचना के लिए पहला मॉडल प्रस्तावित किया गया था, और जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, या हम इसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल सबसे पहली बार प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक कूट योजना अनुसार अपने उत्तर देने के लिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करें। सूची 1 में अम्ल लवण, तो अम्ल लवण के लिए हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट, ए का 2 यदि हम देखें तो ऑप्शन ए एक ही बार में मैच कर जाता है, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर हम सूची में देख लें क्षारीय लवण का क्या हो जाएगा फिर? श्वेत सीसा, संकुल लवण, साधारण फिटकरी, और संकुल लवण साधारण फिटकरी नहीं बल्कि संकुल लवण पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और द्विलवण साधारण फिटकरी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, किसी धातु का वर्क फंक्शन निर्भर करता है? तो धातु के प्रकार पर भी इसका वर्क फंक्शन निर्भर करेगा, धातु की सतह के प्रकार पर भी यह निर्भर करता है, और धातु पर आपतित विकिरण के प्रकार पर। ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। 64 का ये ग्रेफाइट जो कि विद्युत की सुचालक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। बाकी सल्फर, फास्फोरस और क्लोरीन यह विद्युत की कुचालक है। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु जो है यूरेनियम लीड विधि द्वारा आंकी जाती है। सर्वाधिक प्राचीन यदि हम चट्टानों की आयु मापनी है तो हम यूरेनियम लीड विधि का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने के कारण सिल्वर क्लोराइड धूसर हो जाता है। क्यों धूसर हो जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर के यौगिक के निर्माण होते हैं, और इसीलिए समय के साथ इनका रंग फीका पड़ जाता है। तो ऑप्शन ए सही है, सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन के कारण नहीं, यह गलत है, सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस के अपघटन के कारण। तो यह स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, और सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण के कारण। इस तरह हम देखें तो ऑप्शन ए अर्थात केवल 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को गलना कहते हैं, अर्थात गलन। ऑप्शन सी करेक्ट है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन जब ठोस से द्रव में ना बदल के सीधे गैस में बदल जाए तब हम इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। कृत्रिम जिन पैदा किया गया था। कृत्रिम जिन किनके द्वारा पैदा किया गया था? यह डॉक्टर हरगोविंद खुराना द्वारा कृत्रिम जिन पैदा किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। और डॉक्टर खुराना को 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था, चिकित्सा का नोबेल इन्हें मिला था, डॉक्टर खुराना। नेक्स्ट है, किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं?
आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में संयुक्त खंडयुक्त शरीर और संयुक्त पैर होते हैं। आर्थ्रोपोडा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है स्तनपायी अंडक का बाहरी पारदर्शक परत को कहते हैं। तो स्तनपायी अंडक के बाहरी पारदर्शक परत को क्या कहते हैं? तो जोना पैलुसिडा। जोना पैलुसिडा जो है स्तनपायी अंडक के बाहरी पारदर्शक परत को कहते हैं। यह एक ग्लाइकोप्रोटीन की परत होती है। ग्लाइकोप्रोटीन की परत होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकतः रूपांतरित खाद्य पादप है? तो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खाद्य पादप कौन सा है? तो जैसा कि आपको मालूम है गोल्डन राइस अर्थात सुनहरा धान, यह आनुवांशिक रूप से रूपांतरित की गई फसल है। तीसरा ऑप्शन डी करेक्ट है, सुनहरा धान। इसमें बीटा कैरोटीन और विटामिन ए की अधिकता के लिए इसे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया गया था। नेक्स्ट है मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मानवों में ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसे हम लैरिंक्स या गलकंठ भी कहते हैं। नेक्स्ट एक वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र है। वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? 2123 2123 2123 और 2123 ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल। रेटिनॉल की कमी से, रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए, इसकी कमी से जीरोफ्थिलेमिया रोग होता है, तो यह करेक्ट है। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल अर्थात विटामिन ई, इससे बंध्यता होती है, तो बेरी बेरी नहीं होती टोकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होती है। तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। इस तरह हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया, सुमेलित नहीं। साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन अर्थात विटामिन B12, इससे रक्ताल्पा होती है, यह भी कथन सही है। और ऑर्गो कैल्सीफेरॉल, ऑर्गो कैल्सीफेरॉल अर्थात विटामिन डी, इससे रिकेटस होती है, यह भी सही है। श्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है। निःश्वसन के समय डायफ्राम की स्थिति क्या होती है? डायफ्राम जो डोम आकार का हो जाता है, गुंबदाकार हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। बाईपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। बाईपोलर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो है रेटिना में पाए जाते हैं बाईपोलर न्यूरॉन। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 78 को। आगत व निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है। तो आगत व निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती है? तो यह जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNG जो मस्तिष्क में मिलती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है। एर्लेजेन के प्रति प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं IgE। एर्लेजेन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षाएं IgE अर्थात इम्यूनोग्लोबिन ई प्रकार की प्रतिरक्षाएं बनती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? पीलिया, पीलिया जाहिर सी बात है गले में नहीं होती, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। हाँ, बाकी ऑप्शन एन्सेफेलाइटिस मस्तिष्क में से संबंधित है, हेपेटाइटिस लिवर यकृत से संबंधित है, और कोलाइटिस जो है वृहद आंत से संबंधित है। नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया के दौरान कोडॉन में प्रतिस्थापित किस रूप में देखा जा सकता है? तो सिकल सेल एनीमिया के दौरान GAG से GU में प्रतिस्थापन हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाले एल्कलाइड है। तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाले एल्कलाइड कौन से हैं? तो निकोटीन। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की विकास दर वर्तमान मूल्यों पर कितनी रही? 2023-24 में बिहार की विकास दर कितनी रही थी? 14.5%। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है वह है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा आपको मालूम है कि वातावरण से पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट है नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है?
प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु। यह नर प्रजनन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अंडवाहिका मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित है। गर्भाशय भी मादा प्रजनन तंत्र। इस तरह ऑप्शन ए करेक्ट है, नर प्रजनन तंत्र से संबंधित है प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। नेक्स्ट है खाद्य भंडारण में धूमकरों का इस्तेमाल इन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है। तो खाद्य भंडारण में धूमकों का इस्तेमाल अर्थात फ्यूमिगेंट का इस्तेमाल जो किससे किया जाता है, कीड़े मकोड़े को भगाने के लिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, कीड़े मकोड़े को समाप्त करने के लिए। बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम होते हैं। यह जो किस तरह का राइबोसोम होता है, 70S प्रकार का। बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम जो है 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। जो भी यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें जो 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट है धनुष और ATAGS तोपों के संबंध में क्या असत्य है। आपको असत्य कथन बताना है, अर्थात कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन को देखते हैं। धनुष तोप को बोफोर्स तोप के डिजाइन पर आधारित होकर भारत में विकसित किया गया, यह कथन सही है। ATAGS अर्थात एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की मारक क्षमता 48 किलोमीटर से अधिक है। इसे पूर्णतः स्वचालित और इसमें पूर्णतः स्वचालित लोडिंग सिस्टम है, यह भी सही है। बोफोर्स FH-70B एक भारतीय निर्मित तोप है जिसे 1999 के कारगिल युद्ध में प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। तो यह बोफोर्स एक भारत में निर्मित तोप नहीं है। ऑप्शन सी गलत है। भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर पहलों के तहत स्वदेशी हथियार निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें धनुष और ATAGS प्रमुख उदाहरण। यह कथन भी सही है। नेक्स्ट, भारत जापान साझेदारी के तहत मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में किस उन्नत तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। तो आपको मालूम है कि भारत जापान साझेदारी के तहत जो बुलेट ट्रेन चलनी है उसमें जापानी शिंकानसेन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत का पहला अत्याधुनिक नेशनल बायो बैंक कहाँ उद्घाटित किया गया है। तो भारत का पहला अत्याधुनिक नेशनल बायो बैंक जो है यह दिल्ली में स्थापित किया गया है, CSIR में। नेक्स्ट है पटना हाईकोर्ट के 45वें नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो पटना हाईकोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, पंचोली, विपुल M पंचोली। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित विश्व निष्पक्ष खेल दिवस 2025 से प्रतिवर्ष 19 मई को मनाया जाएगा का मुख्य उद्देश्य। आपको पहले तो इसे याद रखना चाहिए कि विश्व निष्पक्ष खेल दिवस तो कब मनाया जाता है, तो 19 मई से मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पूछा गया है। तो इसका उद्देश्य शांति, समावेशन और न्याय को बढ़ावा देने में खेलों की भूमिका को वैश्विक स्तर पर मान्यता देना। ऑप्शन सी करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 का मुख्य विषय अर्थात थीम क्या है, जो दुनिया भर के संग्रहालयों के महत्व पर प्रकाश डालता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 का थीम है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालय का भविष्य। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस खतरनाक कीटनाशक के वैश्विक उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण और नीतिगत चर्चा हुई है। भारत ने हाल ही में क्लोरपाइरीफॉस के उत्पादन को एक खतरनाक कीटनाशक है और इसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के प्रस्ताव का विरोध किया है। भारत का तर्क है कि विभिन्न फसलों पर इसके उपयोग की स्वीकृति आवश्यक है और कहा कि खाद्य और सुरक्षा और प्रभावी वैकल्पिक कीटनाशक की कमी है वर्तमान में, और इसीलिए भारत ने इस क्लोरपाइरीफॉस के उपयोग को कम करने के प्रस्ताव का विरोध किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए कितनी नई पहलें शुरू की है।
तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में कितनी नई पहल की है? तो 3 नई पहल की शुरुआत की है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 3 नई पहल: मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण, अधिक मतदाता अनुकूल वोटर सूचना पर्ची (VIS) और BLO के लिए फोटो पहचान पत्र। ये 3 नई पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सफलतापूर्वक लड़ाकू परीक्षण की गई स्वदेशी अंडर वाटर माइन का क्या नाम है? तो स्वदेशी अंडर वाटर माइन का नाम है MIGM अथवा मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, सुदीरमन कप 2025। सुदीरमन कप 2025 फाइनल में चीन ने किस देश को 3-1 से हराकर खिताब जीता? तो सुदीरमन कप में चीन ने किसे हराया? तो इसमें चीन ने दक्षिण कोरिया को हराया। सुदीरमन कप किससे संबंधित है? इसे भी आपको याद रख लेना चाहिए। तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। सुदीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है और इसमें चीन ने दक्षिण कोरिया को हराया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर के अवसर पर बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से जो है संतोष कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। यह पुरस्कार उन्हें शिक्षा में नवाचार, शिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT द्वारा विकसित ई संसाधन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई संसाधन पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो SCERT द्वारा किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षकों और छात्रों के लिए डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराना, कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तक को उपलब्ध कराना, जिसमें डिजिटल संस्करण, वीडियो लेक्चर, इंटरेक्टिव क्विज ये सभी शामिल होंगे। इस तरह ऑप्शन सी करेक्ट है। लास्ट प्रश्न है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर द्वारा विकसित की गई सबौर उन्नत किस फसल की एक नई सूखा प्रतिरोधी किस्म है? पहला तो आपको ये याद रखना चाहिए कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है। यह सबौर भागलपुर में स्थित है और इनके द्वारा विकसित फसल सबौर उन्नत क्या है? तो यह जो धान की एक नई उन्नत किस्म है जो कि सूखा प्रतिरोधी किस्म है। इस तरह ऑप्शन बी करेक्ट है। इस तरह हमने देखा आज EDO प्रैक्टिस सेट पेपर 12 को। अगले दिन हम प्रैक्टिस पेपर 13 को देखेंगे। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।